आज 10 मार्च है और मुझे आज बहुत खदशा है कि आज यूएस ईरान में क्या करने वाला है। मैंने कल रात भी बोला था इट विल बी अ लॉन्ग नाइट फॉर तेहरान बिकॉज़ यूएस जो वीडियोस पोस्ट कर रहा था, फिर आज जो उन्होंने पब्लिक पोस्चरिंग की है, जो बातें की हैं, आई एम अफ्रेड इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर तेहरान। कल भी जो हमने वीडियोस देखी वो ऐसे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था जहन्नुम के दरवाजे खुल गए हैं। मिस्टीरियस वाइट फ्लैशेस भी देखे। सुपरस्टिशियस कोई बात नहीं है उसमें, प्रॉब्ली कोई इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फटा होगा जिसके बाद ये हुआ होगा, ताकि ये एक इको चेम्बर ना बन जाए। मैंने एजरा क्लाइन की पॉडकास्ट भी देखी नादिया शैडलोफ के साथ, जिन्होंने कोशिश की समझाने की ट्रम्प का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सोच रहा है। मैं आई विल स्पेयर यू गाइस द ट्रबल एंड द टाइम, मत देखिए, कुछ काम का नहीं है। पर जो मैं कह रहा हूँ कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ये वॉर लंबी चलेगी। पहले उसका ऑपोजिट व्यू भी देख लें। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो थी, जो शूट अप हो गई थी, वो लाइव आई कुड सी इट गोइंग अप, रोलर कोस्टर की तरह थी। दे ड्रास्टिकली केम डाउन। वाई डिड दे कम डाउन? ट्रम्प ने अनाउंस किया कि द वॉर इन ईरान इज़ कम्प्लीट, इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट। तो जो ग्लोबल मार्केट्स पैनिक कर रही थी, जो स्टॉक मार्केट्स रैपिड डिक्लाइन में थी, वो चीज़ थोड़ी सी स्टेबलाइज हो गई। क्रूड ऑयल की प्राइस जो 120 से भी ऊपर चली गई थी, 120 के अराउंड गई थी, वो अब वापस 85 के अराउंड आ गई है। बट मुझे लगता है ये बहुत एक फॉल्स डॉन है। ये ट्रम्प की बातों से और स्ट्रेट ऑफ हर्मूज से थोड़ा ट्रैफिक जो गुजरा है, जिससे फिर ये लोगों को आइडिया हुआ कि ईरान मिलिटरीली काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मूज से थोड़ी बहुत शिप्स भी पास थ्रू हो सकी हैं। पर अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज बंद है। तो ऐसा है नहीं कि वॉर इज़ ओवर। ईरानियन रजीम को बहुत सारे खतरे हैं। खुजिस्तान प्रोविंस जो है वहाँ पर ईरान में, उन्होंने कह दिया है कि हम ईरानियन रजीम को नहीं मानते, हमें एक सेक्युलर गवर्नमेंट चाहिए। स्पेसिफिकली रज़ा पहलवी को उन्होंने इंडोर्स किया है। बट आई जेनुअनली डू नॉट थिंक द ईरानियन रजीम इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, या ये जंग बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। मुझे लगता है कि अनलेस स्ट्रेटिजिक रिजर्व्स रिलीज़ किए जाएँ ताकि क्रूड ऑयल प्राइस स्टेबलाइज हो, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगी ही दुनिया भर में। आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी मेजर्स लिए जा रहे हैं। वियतनाम में कहा वर्क फ्रॉम होम, बांग्लादेश में जो है फ्यूल रैशनिंग हो रही है। कल रात शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस किए। गलती से मैंने कह दिया कि अच्छे अनाउंस किए थे तो मैं पटवारी लेबल हो गया, पर अच्छी बात है ना। मैंने पहले दिन जो सारे नसीहतें दी थी, अगर वो ऑफिशियली फॉलो की जा रही हैं तो क्यों नहीं उसको अप्रिशिएट किया जाए। वापस जंग पर आते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि इजरायली ऑफिशियल्स आर ग्रोइंग कंसर्न। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि इंटरनली यूएस और इसराइल के डिफरेंसेस हो रहे हैं, इतने बड़े नहीं कि कोई उनके बीच में लड़ाई हो जाए या तलाक हो जाए दोनों के बीच में। पर इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स जो है, या टारगेट सिलेक्शन जो है, इसराइल और यूएस के बीच में अनबन ज़रूर हुई है। अगर स्पेसिफिकली हम मिनाब की बात करें जहाँ स्कूल गर्ल्स को टारगेट किया गया, यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रम्प साइकी। ट्रम्प इज़ अ मीडिया प्रेसिडेंट। ट्रम्प को ये फ़र्क नहीं पड़ता क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ट्रम्प को ये फ़र्क पड़ता है कि हाउ इट इज़ परसीव्ड। ये अब एक हम मीडिया जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मीडिया में इस चीज़ को कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है। ट्रम्प इज़ फेमस कि वो फॉक्स न्यूज़ खुद देखता है, जो चैनल उसकी बुराई करे उसके ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है। बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प वॉज नोन फॉर दी अप्रेंटिस, और अब जब वो अप्रेंटिस की बात करते हैं वो क्या कहते हैं? दैट शो हैड ग्रेट रेटिंग्स। मेरे टाइम पे रेटिंग्स बहुत अच्छी थी। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर आया तो रेटिंग ख़त्म हो गई। तो क्योंकि मनाब वाले इंसिडेंट पे इतना बैकलैश आया है और इतना ग्लोबल बैकलैश आया है, ट्रम्प इज़ ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दैट। उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि ज़रूरी नहीं है हमने मारा हो, कहीं से भी हो सकता है। लोगों ने बोला वीडियो देख, वीडियो आ गई है कि टॉमाहॉक मिसाइल गिरा है, उस पर भी ट्रम्प ने इतना लेम एक्सक्यूज़ दिया कि और मुल्क भी टॉमाहॉक यूज़ करते हैं। मतलब क्या ईरान स्मगल कर लेगा एक टॉमाहॉक मिसाइल और फिर ख़ुद गिरा देगा? मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का। इट्स क्वाइट क्लियर। मैंने पीट हेड्जेक ने जो दिखाए थे पॉइंट्स उन्होंने अटैक किए, वो भी आपको मैप पे पिछली वीडियो में दिखाया था। अब तो वीडियो आ गई टॉमाहॉक मिसाइल गिरते हुए भी, और इट्स नॉट लाइक दी ओनली स्कूल। यूएस और इसराइल ने और स्कूल्स भी टारगेट किए हैं। तो एज फार एज ट्रम्प्स रेटिंग्स आर कंसर्न, दिस वॉर इज़ नॉट पॉपुलर बैक होम। इट्स क्वाइट क्लियर कि यूएस ऑडियंस जो है वो जंग नहीं चाहती। उनको बहुत ज़्यादा ये बेचने की कोशिश की जा रही है कि भाई जंग बहुत बुरी है, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता, आपके लिए जो है ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। बट आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग। इवन जो उनकी बेस ऑडियंस है, मागा ऑडियंस है, पीपल लाइक टकर कार्लसन, जो बहुत ही बड़े फार राइट के इरशाद भट्टी कहता हूँ मैं तो, उनके यूएस के वो सिंबल थे, वो बहुत एंटी वॉर हो गए हैं। मागा बेस में बहुत सारे लोग हैं जो एंटी वॉर हो गए हैं। यहाँ ट्रम्प की मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाई थी कि डेस्परेशन आपको नज़र आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे भी उन्होंने कहा कि ईरान अगर ये करेगा तो हम बर्बाद कर देंगे। जो पहले टारगेट्स मैंने मना किए थे उनको टारगेट करेंगे। ईरान कभी एज अ कंट्री अपने आप को वापस बना नहीं सकेगा।
This shows you how important the Strait of Hormuz is. Trump has almost shown his cards publicly. Iran has them in a chokehold. और क्योंकि ट्रंप को भी समझ में आ गई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। कहने को तो वो ये कह रहे हैं कि हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, चाइना के लिए कर रहे हैं, हम तो खुद बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सच कह रहे हैं, एनर्जी रिलायंस नहीं चाहिए यूएस को किसी और की भी, लेकिन यूएस एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा है। तेल भले यूएस का जो है वो ना आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन सामान जो है वो एशिया और चाइना से आता है। तो अगर एशिया और चाइना में शॉर्टेजेस होंगे, इन्फ्लेशन होगी, वो इन्फ्लेशन पर यूएस की सड़कों पे भी होगी। यूएस की आवाम को इन्फ्लेशन अगर फील हुई, वो ट्रंप के अगेंस्ट बाहर आ जाएंगे और फिर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स टैंक कर जाएंगी। और ट्रंप को ये पता है, तो वो कह तो रहा है कि मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा, मैं तो चाइना के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हम सबको पता है अपने लिए ही कर रहे हैं। अल जज़ीरा पे एक एक्सपर्ट ने कहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 5-6 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो हैं वो अगर ग्लोबल सिस्टम से हट जाएं तो आप कुछ गेम आउट कर सकते हैं अल्टरनेटिव्स, लेकिन 20 से 25 मिलियन बैरल्स हट जाएं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस लॉन्ग टर्म आप कोई अल्टरनेटिव बनाएं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चला गया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बैपको जो बहरीन में पेट्रोलियम रिफाइनरी है, उस पर जब अटैक हुआ तो उन्होंने फोर्स मेजोर जो है एक लीगल टर्म है, उन्होंने इन्वोक कर दिया। इसका मतलब है एक्ट ऑफ गॉड हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कतर में LNG प्रोडक्शन बंद हो गई है। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज सऊदी और UAE की जो हैं वो उन्होंने उसमें ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं। तो अगर अभी इस वक्त जंग ख़त्म हो जाए 10 मार्च की रात को, तो भी जैसी दुनिया आज जंग से पहले थी, वापस वहाँ आने के लिए 2 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। तो उस 2 से 4 हफ्ते में जो ग्लोबल चेन है, सप्लाई चेन है, वो कितनी अफेक्ट होगी, इंडस्ट्री कितनी अफेक्ट होगी, उसका रिज़ल्ट इन्फ्लेशन होगा ही होगा। और अगर तो ये वॉर चलती रही और ये सर्कमस्टांसेस चलते रहे और ग्लोबल ऑयल सप्लाई और ग्लोबल शिपिंग इसी तरह से अफेक्टेड रही, तो फिर इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आप खुद चार्ट आउट कर लें। इन्फ्लेशन तो होगी ही होगी। एंड ईरान का फ़ायदा इसी में है टू इलोंगेट द वॉर। दे आर रेडी फॉर अ लॉन्ग वॉर। आप ईरानियन लोगों का स्पिरिट तो देख लें। इस रेवोल्यूशनरी स्क्वायर जो है तेहरान पे, उस पर लोग खड़े हुए थे। जब एक्सप्लोजन्स होना शुरू हो गए, उन्होंने अल्लाह अकबर शाउट करना शुरू कर दिया। आई नो ये कुछ बिल्डिंग से आवाज़ें आई थी जिसमें मुस्तफ़ा ख़मीनी को बुरी भली बातें कही जा रही थी, जो काफ़ी लोगों ने चलाया है। पर लोगों ने ये नहीं चलाया कि पब्लिकली जब अनाउंस हुआ था मुस्तफ़ा ख़मीनी विल बी द न्यू सुप्रीम लीडर, तो फिर अल्लाह अकबर, ख़मीनी रहबर, इसके भी नारे लगे थे। इंटरनेट पे ये भी बहुत कमेंट चल रहा है कि दैट द US रिप्लेस द तालिबान विद द तालिबान इन 20 years एंड ट्रम्प इज़ क्वाइट फास्ट विद थिंग्स। ही इज़ रिप्लेस ख़मीनी विद ख़मीनी इन 9 days। तो कौन है? बहुत गलत बात की जा रही है कि नेपो बेबी हैं। ये नहीं है नेपो बेबी। ईरान इराक वॉर में ये लड़े थे, ये IRGC का हिस्सा थे। उसके अलावा इस्लामिक थियोलॉजी जो है वो काफ़ी सालों से ये पढ़ा रहे हैं। 2008 की जो एक डिप्लोमेटिक केबल है जो विकीलीक्स में पब्लिक हुई, उसमें मुस्तफ़ा ख़मीनी कौन हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा ब्रेक डाउन है। इंटरेस्टिंगली उनको 2008 में भी इस तरह पेश किया जा रहा है कि ये सेकंड इन कमांड है। हाली तौर पर जब अली ख़मीनी की एज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो लोग यही कह रहे थे कि सीक्रेटली फ्रॉम द शैडोज़ जो सब कंट्रोल करते हैं वो इनके बेटे हैं, मुस्तफ़ा ख़मीनी हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और IRGC से करीब भी हैं। IRGC पाकिस्तानियों के लिए, मतलब जिस तरह हमें भी पता है ना कि हमारा असल मुल्क तो आर्मी चलाती है, इस तरह असल ईरान जो चलाते हैं ना, स्पेशली उनकी जो मिलिट्री है वो IRGC ही चलाती है। तो IRGC की रिस्पेक्ट होना या IRGC का कैंडिडेट होना, फिर उसका जीत जाना, इसकी रेलेवेंस ये है। मैंने भी आपको बोला था कि ही इज़ द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट। लोगों ने बोला मैं गलत बोल रहा हूँ, पर आप देख लें, ही is also an FU candidate to the US। ट्रंप ने क्या बोला? दैट आई विल सिलेक्ट, आई विल अप्रूव। ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए जो है वो फेवरेबल हो। तो ईरान ने मुश्तबा ख़मीनी को सिलेक्ट करके एक तो इंडोर्स किया है पिछली रजीम को, US को दिखाया है कि हम आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, आपके सामने नहीं झुकेंगे। पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसकी एक कंटिन्यूएशन भी होगी, एक स्मूथ ट्रांजिशन भी होगी, बिकॉज ऑलरेडी मुस्तफ़ा ख़मीनी वाज डूइंग अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाली जो बात है, जो लोग कह रहे हैं कि बड़ा इशू होगा क्योंकि जो मोनार्की थी उसी के ख़िलाफ़ तो इस्लामिक रजीम आई थी, अब वापस एक नेपोटिज़म हो रहा है यहाँ पर। देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आई वुड हैव अग्रीड विथ यू, लेकिन US किल्ड हिज फादर
एंड उन सर्कमस्टांसिस में, वॉर कंडीशंस में, he was the best choice because apart from public policy, apart from military command, एक पर्सनल स्टेक्स भी तो हैं. ना सिर्फ उनका वालिद का कत्ल किया गया, उनकी बीवी का भी उन्हीं एयर स्ट्राइक्स में कत्ल किया गया था. ही इज़ पर्सनली इन्वेस्टेड इन गेटिंग रिवेंज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. तो एक वक्त जब ईरान में मूड ये है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम बदला लेंगे, जो उनकी पब्लिक पोस्चरिंग है वो यही है कि हम यूएस को सबक सिखाएंगे, ऐसे टाइम में मुश्तबा खमीनी वाज द राइट चॉइस. ऑफ कोर्स मेरी तो रीड यही है कि अभी हाल ही में तो बिल्कुल जंग ख़त्म नहीं हो रही, पर काउंटर पॉइंट भी दे दें कि एक जो एवेन्यू निकलता है वो ये है कि आयतुल्ला खमीनी की एज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. ही वाज 86. तो लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल हो गए थे. मुश्तबा खमीनी इज़ इन हिज 50s, आई बिलीव इज़ 56. तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, उनके पास ज़्यादा मनूवरेबिलिटी होगी, बी उनकी लेजिटिमेसी ज़्यादा होगी टू साइन अ पीस डील. क्या मतलब है मेरा इसका? पाकिस्तान इंडिया को देखें, आई थिंक द क्लोजेस्ट वी केम टू रिजॉल्विंग कश्मीर वाज व्हेन बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी वाज इन पावर इन इंडिया एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाज इन पावर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में आर्मी के ख़िलाफ़ कोई भी कश्मीर पे कोई रेजोल्यूशन करता तो यही बात की जाती, कश्मीर बेच दिया, मुल्क का गद्दार है. बट आर्मी ही है जो ख़ुद ये डील कर सकती है, वेदर इट इज़ रिकग्नाइजिंग LOC, वेदर इट इज़ वट एवर द डील वाज. इसी तरह कोई सीज़ फायर हो, कोई पीस डील हो, कुछ US के साथ एग्रीमेंट साइन किया जाए, अगर मुश्तबा खमीनी वो साइन करेंगे तो आप उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि देखा ईरान को बेच दिया, बिकॉज ऑफ द पर्सनल लॉस ही हैज़ सफर्ड फ्रॉम इट. I don't think now is the time for any ceasefire. Now is the time for any peace talks. I get the people of Iran are paying a high price. लेकिन future deterrence establish किए बगैर अगर ईरान अभी सरेंडर कर जाता है तो what's stopping the US from doing it 2 months from now? What's stopping the US from doing it 3 months from now? ईरानियन मिलिट्री हाई कमांड से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो 12-day वॉर थी वहाँ ईरान की मिलिट्री को लगा कि हमने जल्दी सीज़ फायर एग्री कर लिया, बिकॉज इंटरसेप्टर्स जो हैं दे वर रनिंग लो. इफ़ वी हैड kept hitting इसराइल और उनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो जाते तो दे वुड हैव बीन ऑन द ब्रेक. इसराइली लोगों की एपेटाइट नहीं है लड़ने की. ऑलरेडी इसराइल से ये आवाज़ें आ रही हैं कि हमें क्यों बॉम्ब किया जा रहा है. जो प्रेशर इसराइली गवर्नमेंट, इसराइली रजीम के ऊपर वो लोग लगाएंगे. असलम परेरा का एक बहुत अच्छा ट्विटर पोस्ट है जिस पे उन्होंने कहा कि 2003 में IRGC के जो जनरल हैं मोहम्मद अली जाफरी, उन्होंने देखा कि किस तरह ईरान को डिकैपिटेट कर दिया गया. मतलब जिस तरह आप सर काटते ना तो फिर पूरी बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है. तो सद्दाम हुसैन को मारने के बाद इजरायली मिलिट्री भी जो है वो डिसइंटीग्रेट कर गई, फिर आईसिस बन गई. उन्होंने ये देखा और उन्होंने बोला कि भाई ये नहीं हो सकता. मैं आपको पहले भी IRGC के मोज़ेक डिफेंस के बारे में बता चुका हूँ. इसमें वो काफ़ी डिटेल में बताते हैं कि 31 ऑटोनमस कमांड्स बनाए गए और ये पूरी स्ट्रैटेजी कंटिजेंसीज बनाई गई कि अगर तो आयतुल्ला खमीनी का मर्डर कर दिया जाता है तो किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या करना है. डिसीजन मेकिंग ऑटोनमस है. इस वजह से हमने देखा कि ईरान्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, विच आई डू बिलीव हैज़ शॉक्ड द वर्ल्ड. यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रंप ने आके खुलकर बोल दिया ना, हमें नहीं लग रहा था कि वो गल्फ कंट्रीज़ को अटैक करेंगे. कैसे नहीं लग रहा था आपको? मतलब इतनी बेसिक चीज़ जो मेरे जैसा जाहिल भी समझ जाए कि यार ये होगा, आप कैसे कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था? वेस्टर्न मीडिया की जहालत है, ये ओरिएंटलिज्म है. ये जो एक आइडिया है ना कि हाँ ये तो जाहिल लोग हैं, बस इनका एक शिया रिलीजियस लीडर था, हाँ हाँ करके उसकी बातें मानते थे. आपने देख लिया ना, अली लरजानी, मैं आपका बार बार उनको जिक्र करता रहता हूँ, उनको जर्मन आती है. उनकी PhD थीसिस जो है वो मैनुअल कांट की फ़िलासफ़ी पे है. उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं मैनुअल कांट की. ये एक ईरानियन मिलिट्री जो हैं जनरल, इनकी बातें आप सुन लें. they know what they're doing. They knew what they will do if something like this would happen. बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है. कंपेयर दिस टू पीट हेड्ज़ेग्स बफूनरी कि फायर एंड फ्यूरी, हम आ जाएंगे, ये कर लेंगे. ये आपको कितने तमीज़ से इंटेलिजेंटली ले डाउन करके बता रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म वॉर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लॉन्ग टर्म वॉर की इनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है. इस वक्त एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आना तो इम्पॉसिबल है कि क्या हिट हुआ है. इसराइल से ये ख़बरें ज़रूर आ रही हैं कि इसराइल में काफ़ी हिट्स हुए हैं जो इसराइल ख़बर नहीं देने दे रहा. फिर US वॉरशिप्स की जो मूवमेंट है वो भी एग्जैक्टली सही ख़बरें नहीं आएंगी. ईरान तो यही क्लेम कर रहा है दैट वी मैनेज टू पुश देम बैक अ लिटिल. जो ऑफिशियल ख़बर है वो यही है कि वेस्टर्न नेशंस मिलिट्री प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहे हैं.
तो पब्लिक पॉस्चरिंग जो भी हो, आई थिंक दे ऑल्सो रियलाइज दैट देर इन फॉर द लॉन्ग हॉल. ये जंग फ़ौरन शॉक एंड ऑ ख़त्म नहीं होगी, लंबी चलेगी. यूएस ने अपने डिप्लोमेट्स अरब कंट्रीज़ के, टर्की में भी बोल दिया है कि भाई निकलो वहाँ से. पाकिस्तान में भी एक सिक्योरिटी अलर्ट यूएस काउंसलेट ने जारी कर दिया है फॉर यूएस नेशनल्स. तो अगर यूएस अपने डिप्लोमेट्स पुल आउट कर रहा है, आई थिंक दे ऑल्सो रियलाइज़ कि जंग तो अभी चलनी है भाई. प्लीज़ दुआ करें तेहरान के लोगों के लिए. Honestly, it's infuriating and it's also heartbreaking. The world did nothing as it happened to Gaza over the past 2 years, and now we're seeing it happening in Lebanon, and we're seeing it happen in Tehran. ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो सही है कि जब तक वो पाउंड ऑफ फ्लैश नहीं लेंगे, जब तक वो एक हाई प्राइस नहीं सेट करेंगे कि ईरान पे अगर बॉम्ब गिरेगा तो दिस इज़ द प्राइस दैट द वर्ल्ड नीड्स टू पे. अगली दफ़ा लोग 10 दफ़ा नहीं सोचेंगे फ्रॉम डूइंग दिस. एंड एज मच as it hurts the people of Iran, honestly, आप विजुअल्स देखते हैं और you want this to end today, and अल्लाह करे आज रात ख़त्म हो जाए. It's just war is hell. War is genuinely hell.